हेलो, आवाज क्लियर आ रही है कि मेरी? आ रही है सर। ओके ओके, थैंक यू। चलो, ओके ठीक है, प्रॉपर स्क्रीन विजिबल हो गई। इधर। ठीक है, देखो। तो ये दो तरीके से चलता है, मैं दोनों तरीके से बता देता हूँ। एक विद मटेरियल, एक होता है विदाउट मटेरियल। विद मटेरियल, विदाउट मटेरियल क्या होता है, डिटेल्स में बात करते हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, विदाउट मटेरियल का मतलब होता है हमने मटेरियल नहीं डालना रिक्विजिशन में, ME51N में। तो SAP में आ जाएंगे, ME51NT को डाला। यहाँ पे मटेरियल नहीं डालना, उसकी डिस्क्रिप्शन डालना। जैसे मैंने डाल दिया मदर बोर्ड, क्वांटिटी डाल दी, यूनिट्स डाल दिया, कैटेगरी डाल दी, डे फॉर्मेट में डाल दिया, और डिलीवरी की डेट डाल दी। इसकी डिलीवरी कब हो रही है, जैसे मैंने डाल दिया फरवरी 2 तारीख को। मटेरियल ग्रुप डाल दिया, ये ऑलरेडी आप कर चुके हो। स्टोरेज लोकेशन डाल दिए। यहाँ तक ये सब आपको ऑलरेडी पता है। सीट नंबर किस में करा था आपने, ये शीट नंबर 9 में, नहीं 3, आई थिंक 6 में। तो इसको मैं डाल देता हूँ 001, स्टैंडर्ड होता है ये रहा। तो हमने यहाँ पे सारी चीज़ें डालनी है। आप देखोगे यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें डाल दी, सिर्फ नहीं डाला है तो मटेरियल। एंटर मारेंगे। अब एंटर मारोगे तो यहाँ पे एक एरर दे देगा इस तरीके से। अब ये कोई एरर नहीं है, ये अकाउंट असाइनमेंट कैटेगरी के लिए मैंडेटरी फील्ड बोल रहा है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे ए पे अकाउंट असाइन, इसको ना अकाउंट्स कैटेगरी बोलते थे कोई, यहाँ पे क्लिक करना है, कॉस्ट सेंटर डालना है। अब एंटर मारो। इसके बाद जस्ट आपके पास यहाँ पे आ जाएगा GL अकाउंट नंबर। इस GL अकाउंट नंबर को यहाँ से अब हम चेंज करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। कैसे पता चलेगा हमारा GL अकाउंट कौन सा है, तो यहाँ पे क्लिक करके अपनी कंपनी का कोड डालेंगे। तो हमारी कंपनी का कोड है COW1। एंटर करा। यहाँ पे ले लेंगे मटेरियल, आ गया। और यहाँ पे कॉस्ट सेंटर डाल देंगे अपना COW1, ये हमने बना रखा है। आई थिंक कॉस्ट सेंटर किस नाम से बनाया एग्जैक्टली तो मुझे पता नहीं है। फाइन कर लेते, कंपनी के कोड के भी यहाँ पे आ जाएगा। क्रेडिट कंट्रोल एरिया हटा देते हैं, कंपनी का कोड डाल देंगे COW। तो इस कंपनी के कितने सेंटर बने, ये बने, ये देखो। तो ये ले लेते हैं पहला वाला, एंटर मार देते हैं। अब यहाँ पे प्राइस आ जाएगा, तो कितने प्राइस का हम रिक्वेजिशन बना रिक्वेस्ट दे रहे हैं, 5,000 की। देखो जैसे ही मैंने डाला, अब वो रेड यहाँ से हट गया है। और ऑरेंज का मतलब कभी भी एरर नहीं होता। कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे तो देखो क्या लिखा है, नो मैसेज इश्यूड ड्यूरिंग चेक। जब हमने चेक करा कोई भी एरर नहीं आया। इसको यहाँ से सेव कर देंगे। तो आप देखोगे लिखा है परचेज रिक्विजिशन नंबर क्रिएटेड। तो हमने सब कुछ डाला, यहाँ पे सिर्फ क्या नहीं डाला, मटेरियल नहीं डाला। ये खुद के कंजम्पशन के लिए बना रहे हैं। तो पहला पार्ट तो आपको समझ में आ गया होगा इसका, कि कैसे क्रिएट करना है। इसके बाद यहीं पे दूसरा पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं परचेज ऑर्डर। अब हम जो परचेज ऑर्डर भी बनाएंगे ना, वो भी किसकी बिहाफ पे बनाएंगे, बिना मटेरियल के बनाएंगे। तो कैसे बनेगा बिना मटेरियल के, तो यहाँ पे डाल देंगे ME21N। ये खुद के कंजम्पशन के लिए मैं पहले बता रहा हूँ। सप्लायर, हमारा सप्लायर कौन है, तो यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे कंपनी का कोड डालेंगे, हमारी कंपनी का कोड है ये हमारा वेंडर हो गया। यहाँ पे मटेरियल नहीं डालना, उसकी जस्ट डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं, क्वांटिटी डाल देते हैं, यूनिट्स डाल देते हैं। यहाँ पे इसका डिलीवरी का डेट ऑलरेडी पड़ा हुआ है। अब अपना मटेरियल ग्रुप डाल देते हैं। ये किसी ने ना, स्टूडेंट ने देखो छेड़ दिया फिर से, इसके अंदर सारी चीज़ें आ गई। खैर हम अपनी चीज़ें डालेंगे। मेरा अपना प्लांट डाल देना यहाँ पे। तो हमारा प्लांट होगा क्या, COW1। स्टोरेज लोकेशन भी होगा हमारा
पहले मैं यहाँ पे परचेज ग्रुप डाल देता हूँ। परचेज ग्रुप है हमारा COW1, ये आ गया। ग्रुपिंग हो गया 001, ये कंपनी का कोड हो गया। मतलब ये बेसिक डिटेल सारी की सारी डाल दी। अब यहाँ पे लिखा कैटेगरी, तो कैटेगरी में आपने यहाँ पे W हटा देना है। देखो अब यहाँ पे एक चीज आपको दिखाई देगी जिसका नाम लिखा होगा ट्रेडिंग गुड्स, तो हम मटेरियल गुड्स को पहले यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। तो मटेरियल गुड्स हमारा कहाँ है, यहाँ पे लिखा हुआ ये देखो। तो ट्रेडिंग गुड्स की जगह हम यहाँ पे डाल देंगे BOHA, ये रहा। यहाँ पे हम अपना स्टोरेज लोकेशन डाल देंगे COW। अगर हमें नहीं पता चल रहा हमारा स्टोरेज लोकेशन क्या है, फाइंड आउट करो। ये देखो आगे। अब यहाँ पे प्राइस डाल देंगे, कितना उसका प्राइस है। यहीं पे दो ऑप्शन होंगे इनवॉइस के अंदर, GR बेस्ड इनवॉइस वेरिफिकेशन, इसको हटा देंगे। जस्ट यहाँ पे हमारी कंपनी का एक लेजर होगा जो अभी हमने चेंज करा था, वो लेजर यहाँ से चेंज कर देंगे अगेन। ये हमारे कंपनी का कोड है, ये हमारा मटेरियल है, उसी के नीचे जस्ट उसका कॉस्ट सेंटर बना हुआ है। ये देखो आ गया। अब आप देखोगे यहाँ पे पहले चेक कर लेंगे कोई एरर है क्या। ये दिख रहा, बोल रहा एरर फ्री है, और आपने यहाँ से इसको सेव कर दिया। तो अभी तक हम जो भी काम कर रहे हैं वो विदाउट मटेरियल कर रहे हैं। विदाउट मटेरियल ही उसका गुड्स रिसीव भी बनेगा और इनवॉइस की वेरिफिकेशन भी होगी। यानी कि जब हम मीगो मायरो की एंट्री पास करेंगे तो वो भी विदाउट क्या होना चाहिए, मटेरियल होना चाहिए। तो सर्वर के अंदर आपको सिर्फ दो चीजें ये समझनी होती किसी भी जब कंपनी में काम करते हैं, कि जो विदाउट मटेरियल है वो क्यों विदाउट मटेरियल आ रहा है, पहले क्या रीजन है जो हम विदाउट मटेरियल किसी के साथ ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। तो उसका सिंपल सा सीधा सा जो लॉजिकल पॉइंट है वो ये है कि हमारा वेंडर, जिस वेंडर के साथ हम ट्रांजेक्शन करते हैं, वो हमें पता है कि वो वेंडर क्या डील करता है हमारे साथ, हम उससे क्या खरीदते हैं, है ना। अगर जैसे एक वेंडर है, जैसे अमित का नाम ले लूँ मैं, और अमित से अगर मैं चेयर ले रहा हूँ तो मुझे पता है वो चेयर ही लेता है। मैं उससे तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि मुझे तुम कंप्यूटर ऑर्डर कर दो, मैं ये बोलूँगा मुझे 4 ऑर्डर कर दो। क्या ऑर्डर करनी है 4, वो उसको पता है। क्यों? क्योंकि वही चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहा है। जस्ट मीगो की एंट्री, मायरो की एंट्री भी यहाँ पे ऐसे बनती है। देखो मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक टी कोड डालोगे MIGO मीगो, यहाँ पे अपना नंबर डाल दोगे, परचेज ऑर्डर नंबर। मेरा परचेज ऑर्डर नंबर डाला मैंने 45749। ये देखो एंटर मार दो। इसके एंटर डाल दे, सारी की सारी चीजें हमारे सर्वर पे आ जाएंगी। तो SAP के अंदर जो आप एंट्रीज बनाते हो किससे रिलेटेड, ये मटेरियल से रिलेटेड, ऑर्डर से रिलेटेड, रिक्वेस्ट से रिलेटेड, ये विदाउट मटेरियल होनी चाहिए। और इसी का सेकेंडरी पार्ट होता है विद मटेरियल। ये मायरो वाले इनवॉइस का पार्ट हम बाद में करेंगे, अभी मैंने आपको ये बता दिया। इसी के अंदर सेम एक और पार्ट आ जाता है कि विद मटेरियल, कि एक तो हो गया विद मटेरियल, एक हो गया विदाउट मटेरियल। अब विद मटेरियल और विदाउट मटेरियल में सिर्फ एक छोटी सी चीज का फर्क आ जाएगा, वो आएगा। देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ME51N, ME52, मीगो मायरो, यानी कि ये लास्ट के सारी चीजें सब सेम है। देखो यही 4 चीजें ऊपर है, यही 4 चीजें नीचे। अगर मैं आपको डिटेल्स में समझा सकूं तो यही चीजें ऊपर डिफाइंड है, देखो, और यही यहाँ पे नीचे डिफाइंड है। परचेज रिक्विजिशन, परचेज ऑर्डर, रिसिप्ट और इनवॉइस। बस फर्क इसमें इन दोनों का है, OMS2 का और MM01 का। OMS2 भी आपने शीट नंबर 3 में पढ़ा होगा और MM01 भी आपने शीट नंबर 3 में पढ़ा होगा। फर्क क्या आएगा, बड़े ध्यान से देखो। जब आप यहाँ पे एंट्री पास करते हो OMS2 की, देखना ध्यान से, OMS2 की जब आप एंट्री पास करते हो तो आप ऐसा मटेरियल जो खुद के कंजंक्शन के लिए बनाते हो, खुद के यूज के लिए बनाते हो, वहां पे जैसे मेरा क्या मटेरियल है, BOH, बोहा नाम से है हमारा। इसको मैंने ऐसे सेलेक्ट करा, कॉपी करा,
तो जो मैं मटेरियल बना रहा हूँ, जैसे मैंने लिख दिया CO22 के नाम से, और मैंने बोला मैं जो बना रहा हूँ किसके लिए बना रहा हूँ, मैं फर्नीचर के लिए। ठीक है, एंटर मार देना, एंटर मारते हैं, ऐसे तो करते हैं हम, एंटर मार के सेव कर देते हैं। ये आपने करा होगा पहले भी, मटेरियल जब क्रिएट करा होगा शीट नंबर 3 में। तो बेसिकली ये तो आप करते ही हो, ये तो आप एंटर मार के ऐसे करते हो ना, अपने मटेरियल क्रिएट करा, अकाउंट ग्रुप उसका बना दिया, मटेरियल टाइप। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी चीज और आपको करनी है इस OMS2 के अंदर ही। ये दोनों चेंज है बस थोड़ा सा, एक ये चेंज है, एक चेंज है, बाकी कोई भी चेंज नहीं है। बाकी ऊपर जैसे था वैसे ये भी है। जो चेंज है वो क्या चेंज है, दोनों को मैंने कलर कर दिया। मटेरियल टाइप जब आप बनाते हो यहाँ पे, तो मैंने आपको पहले मटेरियल टाइप में क्या बताया था कि अपना मटेरियल टाइप सेलेक्ट करना, क्वांटिटी वैल्यू अपडेटिंग पे क्लिक करना, यहीं पे पोजीशन पे क्लिक करना। हमारी कंपनी का क्या नाम से मैंने बनाया, CO22 के नाम से बनाया। देखो ये आ गया CO22, ये रहा। तो जहां पे पहले हम इस पे टिक करते थे, इन दोनों पे, याद होगा आपको, वैल्यू पे और अपडेटिंग पे, कहां पे क्लिक करते थे, शीट नंबर 3 में मैंने पढ़ाया था आपको। ये देखो, अगर आपने थोड़ा सा पढ़ा होगा उस टाइम पे तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान होगा। ये वाला देखो। तो आपने देखा होगा जब मैंने आपको ये पढ़ाया था, तो यहाँ पे हम वैल्यू और क्वांटिटी पे अपडेट पे क्लिक करते थे, इस जगह पे। ये देखो, ये देखो, दिख रहा है आपको, यहाँ पे हम दोनों क्लिक करते थे। तो ये आपने क्लिक करना है, बट ये क्लिक आपने तब करना है जब आप विद मटेरियल एंट्री बना रहे होंगे। शीट नंबर 18 में जब आप विद मटेरियल एंट्री बना रहे होंगे तो आपने इस पे टिक करना मैंडेटरी है। लेकिन जब आप नहीं बना रहे होंगे तो इसकी जो ये है अपडेटिंग क्वांटिटी है, इस पे आपको क्लिक करना मैंडेटरी नहीं है। फिर वैल्यू पे क्लिक करना मैंडेटरी नहीं है। किसके लिए, खुद के कंजम्पशन के लिए। हम खुद थोड़ी नहीं लगाते हैं कि आज मैंने तो अपने ऊपर ये टेबल लगा दिया, एक पानी की बोतल अपने ऑफिस में पी ली। खुद के कंजम्पशन के लिए हम उसको अपडेट नहीं करते, ना उसकी वैल्यू को ना उसकी क्वांटिटी को। लेकिन जब हम बात करते हैं दूसरे वेंडर से रिलेटेड, तो वहां पे आप इसको अपडेट करोगे। तो मैंने फिर से एक बार बता रहा हूं, जब आप यहाँ पे एंट्री बनाओगे ME51N की, तो यहाँ पे आप मटेरियल अपना नया बना लेना। मतलब यहाँ पे मटेरियल तो मैंने उसी की एंट्री पास कर दी, बट आप एक नया मटेरियल बनाना। किससे बनेगा मटेरियल, MM01 से। तो जो मटेरियल नया बनाओगे उस मटेरियल के अंदर आपको क्या नहीं डालना है, वैल्यू और क्वांटिटी को अपडेट नहीं करना, बस इतना सा फर्क है। अदरवाइज परचेज रिक्विजिशन, परचेज ऑर्डर, गुड्स रिसीप्ट सब कुछ सेम टू सेम बनेगा, कोई भी चेंज नहीं होगा। तो आपको फर्क समझ में आ गया होगा विद मटेरियल और विदाउट मटेरियल क्यों यूज करते हैं। तो विद मटेरियल का हो गया कि हम बोलते हैं कई बार कि भाई 2 फर्नीचर ऑर्डर कर दिया हमने ना, ऑर्डर प्लेस कर देते, रिक्वेस्ट क्रिएट कर लेते। कई बार होते 4 कर दे, 5 दे दे, 6 दे दे, उसको ही पता है कि 5 क्या मांग रहा है। क्यों, क्योंकि वो आपका रेगुलर वेंडर हो गया। तो ऐसे जो भी केसेस होंगे उस पे उसके साथ आपने क्या करना है, प्रोक्योरमेंट प्रोसेस करना विदाउट मटेरियल। एक हो गया विद मटेरियल, एक हो गया विदाउट मटेरियल। चलो, तो ये वाला प्रोसेस तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब एक बात और कर लेते हैं यहाँ पे, जिसका नाम है मटेरियल मास्टर। तो MM01 के अंदर जब आप एंट्री पास करोगे, जैसे कि आप करते ही हो, मैं आपको बता ही रखा होगा मैंने, एंट्री बनाते हो आप, जब आप MM01 से एंट्री पास करते हो कौन सा था, MM02। हमने कौन सा मटेरियल बनाया था, कोई बता सकता है क्या, मुझे तो ध्यान ही नहीं है। चेक कर लेते हैं हमारे कौन कौन से मटेरियल है। मटेरियल टाइप क्या होता है,
70117022 म्यूट कर दो, किसी भी खोल लिया क्या म्यूट कर दो। जब हम अपना ये मटेरियल डिफाइन करा था, आपको याद होगा, हमने पूरा मटेरियल डिफाइन करा था, उसकी डिटेल्स डाली थी, परचेजिंग, ये सारी चीज़ें डाली थी। शीट नंबर 3 में पढ़ा था हम लोगों ने ये। तो यहाँ पे जब आप मटेरियल बनाओगे तो आपको एक छोटी सी चेंज क्या करना है मटेरियल बनाते टाइम। जो पहले आपने बनाया था वो सब कुछ सेम होगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं रहेगा। बेसिक डेटा के अंदर जब आप आओ यहाँ भी कोई चेंज नहीं होगा। परचेजिंग के अंदर जहाँ पे आप 001 डाल रहे थे मटेरियल ग्रुप के अंदर, यहीं पे क्लिक कर लेना। अब आपका जो मटेरियल ग्रुप बनता है वो बनता है 011, ये स्टैंडर्ड मटेरियल ग्रुप होता है ये वाला, देखो। अब आपने ये डिफाइन करना है यहाँ पे 011 क्यों डालना है, ये होता है विदाउट मटेरियल प्रोक्योरमेंट प्रोसेस, जहाँ पे हम मटेरियल की डिटेल्स नहीं डालते, तो वहाँ पे आपका ये वाला पड़ता है 011। बाकी तो मैंने आपको बताया था 011 के नाम से आप स्टैंडर्ड ले सकते हो। प्लांट स्टोरेज के अंदर आपका अगर प्लांट डिफाइन है कहीं पे, जैसे मान के चलो हमारा प्लांट कहीं पे डिफाइन है, तो आपको प्लांट डालना मैंडेटरी हो जाएगा कहीं पे भी। अब जरूरी नहीं कि हो, बट अगर है या प्रॉफिट सेंटर है तो डालना जरूरी है। देखो जैसे ये रहा प्रॉफिट सेंटर, ये मैंडेटरी हो जाएगा। और एक्सटर्नल अलोकेशन ऑफ UII पे टिक करना भी मैंडेटरी हो जाएगा। और देन अब इस मटेरियल को आप करोगे सेव। अब इससे रिलेटेड जितने भी काम होंगे, प्रॉफिट सेंटर नंबर डाल देता हूँ मैं इसका, अगर क्रिएटेड है तो इसको यहीं से टिक करके ले लेता हूँ एक, ये रहा परचेजिंग के लिए, ये सीरियल नंबर जनरेट हो गया। तो ये हमारी खुद की एक इनपुट आईडी क्रिएट हो गई है। यहाँ पे टाइप करो, देखो ये सब प्री डिफाइंड लेबल्स होते हैं SAP के अंदर। अब यहाँ पे लिखा है एक सीरियल लेबल आते हैं इसके, क्लिक करो, स्टैंडर्ड डालो, एंटर प्रेस करो। क्या दिखा रहा है, इनवैलिड इंटर फील्ड ऑफ टाइप ऑफ यूज इनपुट फील्ड नेम। तो ये जो जितने भी फील्ड नेम है ना, उसमें से वो ढूंढना कि जो क्रिएटेड ना हो। हाँ, कुछ कुछ ऐसे हैं ना जो यूज हो चुके हैं, उनकी नंबर रेंज फिर बनेगी नहीं। चेक कर लेता हूँ मैं, जैसे ये भी है, ये भी यूज में है शायद। चलो एक काम करते हैं, एक नया मटेरियल बना ही लेते हैं ना, क्यों बने हुए को चेंज कर रहे हैं। एस्केप से बाहर आ जाओ, MM01 से एक मटेरियल क्रिएट कर लेते हैं शुरू से। अब मटेरियल जब आप क्रिएट करोगे तो मटेरियल का नाम यहाँ पे डाल देना। तो मेरा है जैसे OTP के नाम से, आई थिंक मेरा OTP मटेरियल नंबर, ये खुल गया। यहाँ पे परचेजिंग पे जाओ, ये रहा बेसिक डेटा, ये रहा हमारा जनरल डिटेल्स, अकाउंटिंग, एंटर मार लो। प्लांट डाल दो, क्या है प्लांट, COW। स्टोरेज लोकेशन डाल दो, बस ये नंबर इंटरवल से न दिखे, ठीक है, बन गया। अब देखो यूनिट्स डालो, यूनिट्स क्या हो जाएगी, PC पीस। मटेरियल ग्रुप क्या हो जाएगा, BOHA, ये गोवा के लिए। ये बेसिक डेटा का डिटेल्स है। बाकी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन जरूर डाल देना कि कौन सा मटेरियल बना रहे हो। मैंने लिख दिया जैसे मदरबोर्ड, यहीं पे। बाकी इसमें तो जस्ट बेसिक डिटेल आ जाती। परचेजिंग पे डाल देना, जहाँ पे परचेज ग्रुप पहले हम 001 डाल रहे थे, अब आ जाएगा वहाँ पे 011। ये स्टैंडर्ड होता है विदाउट मटेरियल के लिए। कुछ कुछ ऐसी चीज़ें जो स्टैंडर्ड हैं, कुछ ऐसी है कि सर्वर एक्सेस है, ले रहा है तो डालो, नहीं ले रहा है तो कोई बात नहीं। यहीं पे आपको एक ऑटोमेटिक PO का प्रोसेस दिख जाएगा, इससे ऑटोमेटिक PO भी क्रिएट होंगे। देखो ये रहा, तो ऑटोमेटिक PO पे इस पे क्लिक कर लेना, यानी कि जब भी मैं एंट्री पास करूँ तो ऑटोमेटिक PO भी क्रिएट हो जाए। यहीं पे प्लांट आ जाएगा, प्लांट पे आ जाना। प्लांट के अंदर क्या क्या बन रहा है, कुछ शायद दिख रहा है जो मैंडेटरी फील्ड है, नहीं इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं।
यहाँ सेकंड प्लांट पे आ जाना, इसमें होगा प्रॉफिट सेंटर नीचे एक जगह पे, अपना प्रॉफिट सेंटर डाल देना। ये रहा, तो प्रॉफिट सेंटर हमारा COW1 के नाम से। ये अकाउंटिंग डिटेल्स आ जाएंगी। वैल्यूएशन एरिया मैंडेटरी होता है, 3000 की रेंज में आता है हमेशा, देखो ये दिख रहा होगा आपको फर्स्ट। बाकी सारे स्टैंडर्ड है, कोई सा भी ले लो, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। इसकी प्राइसिंग सेट होती है हमेशा, जब भी आप काम करते हो इसका प्राइसिंग सेट होती है। देखो मैं एंटर मारता हूँ, एंटर मारा यहाँ पे, अब सेव करा। बाकी कुछ डिटेल्स ऐसी हैं जो सर्वर के लिए एक्सेस है। देखो अगर आप एंटर मार के ये आपका सेव हो रहा है, तो यानी कि मटेरियल के लिए इस सर्वर पे, इस जिस एक्सेस पे मैं काम कर रहा हूँ उस पे मैंडेटरी डिटेल्स और नहीं है। जब भी आ रहा था ना सीरियल नंबर वो रेड वाला, वो अब मैंडेटरी नहीं है। देखो बट अगर वो आए, जैसे आपको याद होगा मैंने MMNR से आपको नंबर रेंज चेंज करना बताया था, अगर वो आए तो फिर बनाना पड़ सकता है। खैर वो इंटरनल सेटिंग्स होती है, जितनी भी हमारी रिलेशनशिप टेबल्स होती है वो मेजरली आता नहीं है, बट फिर भी अगर आए तो पता होना जरूरी है। तो अभी आपने क्या समझा कि जब भी आप अपने सर्वर पे कोई ट्रांजेक्शन करोगे, किससे रिलेटेड ट्रांजेक्शन करोगे, विदाउट प्रोक्योरमेंट प्रोसेस, ये वाला विदाउट मटेरियल वाला, तो वहाँ पे आपको अपना मटेरियल खुद से बनाना है। ऐसे OMS पहले तो उसका कोड बना देना, मटेरियल टाइप, और फिर नया मटेरियल बनाना है। अब फिर वही ME51 से एंट्री मारना, फिर ME22 से मारना, मीगो माइरो की करना। तो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे सेटिंग करते हैं वो मैंने आपको इसमें प्रॉपरली बता दिया है, ये आपको समझ में आ भी गया होगा। ये तब बताना है ना सर जब मटेरियल हम बनाएंगे। हाँ मटेरियल सब बनाते हैं, देखो वैसे मटेरियल एक कंपनी के अंदर हमेशा बना होता है, ये सबको पता है, बट फिर भी हमें पता होना जरूरी है कि प्रोक्योरमेंट प्रोसेस कैसे बनता है, कंज्यूमेबल प्रोक्योरमेंट प्रोसेस। तो ये तो डिटेल्स में मैंने आपको समझा ही दिया। बाकी इसके बाद आप लोगों का थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेता हूँ, ताकि फिर ऐसा ना रह जाए कि हमारा क्या रह गया, कितना बाकी है। यहीं पे एक हमारी शीट होगी जिसको बोलेंगे 19 नंबर की शीट, ये होगा आउटलाइनिंग एग्रीमेंट, और एक होगा 20 नंबर की शीट जिसको बोलते हैं वेंडर रिटर्न प्रोसेस। बाकी तो जो आपका है वो उसमें करवाता है मैं, किसमें, वो शीट्स मतलब जस्ट उसके लिए है, प्रोजेक्ट के लिए है, क्या 21, 22, 23 प्रोजेक्ट पे आपने काम करना है। तो मैंडेटरी सीट जो मैंने आपको बताया डे 1 से 1 से लेके 20 तक है, जिसमें से सीट नंबर 18 तक मैंने आपको प्रॉपरली समझा दिया है। इसके बाद हम बात करेंगे 11, 12 आवाज नहीं आ रही, क्या बोल रहे हो? 11 और 12 आपने बोला था सर, बाद में बताइए। हाँ तो 11, 12 मीगो मायरो तो है, ये रहा मीगो और मायरो, ये तो रहा मीगो। 12 में मीगो है, 11 में मायरो है, ये अभी यही तो बताया, यहाँ पे भी आ गया ना, वो देखो ये मीगो। अब वहां पढ़ लो गुड्स रिसीव है, यहाँ पढ़ लो, बात एक ही है। फिर भी मैं एक बार और बता दूंगा, मीगो मारो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो मैं फाइनली एक बार पूछूंगा सबसे खत्म होने पे कि किसी का ऐसा कोई चीज है जो छूटा हुआ जो नहीं हुआ है। ओके अमित? ओके सर। देखो शीट नंबर 12 में जो मीगो है वही शीट नंबर 18 में है, और दो बार है, यहाँ पे भी है और जस्ट नीचे भी है, जो भी मैंने गुड्स रिसीव की एंट्री बताई आपको MIGO से। मायरो का मतलब हो गया इनवॉइस रिसिप्ट, इनवॉइस वेरिफिकेशन, ये नहीं बताया, ये जस्ट मैंने छोड़ा हुआ अभी। अब बात करते हैं इसके अंदर, क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम और है और मैं ज़्यादा डिले चाहता नहीं हूँ आप लोगों का जो सिलेबस है, इसीलिए शीट नंबर 19 को, क्योंकि वो छोटी शीट है, उसको भी मैं अभी बता दे रहा हूँ। तो बाकी इसके बाद हमारी एक शीट हो जाएगी, ये मैं आपको कल मैं एक चीज़ और बता देता हूँ। वैसे कल आप लोगों का क्लास होता नहीं है, लेकिन कल आप लोगों की क्लास होएगी, ठीक है। और कल हम करेंगे शीट नंबर 20 को, तो हम कोशिश करेंगे कि कल तक इसको वाइंड अप कर लें, इसीलिए अभी मैं आपको ये वाला 19 वाला भी समझा देता हूँ। चलो देख लो, अब लिख रहा है SAP MM आउटलाइनिंग एग्रीमेंट। देखो इसमें एक लंबी सी लाइन पढ़ना, और रेड कलर की लिखी हुई है लॉन्ग टर्म परचेजिंग एग्रीमेंट। अगर हम किसी डीलर से ना कोई चीज़ खरीदते हैं या उसको कोई चीज़ बेच रहे हैं, तो उसके साथ हम एक एग्रीमेंट करते हैं। एग्रीमेंट क्या होते हैं कि यार मैं अगर आपसे सामान खरीद रहा हूँ तो इस डेट को इतने अमाउंट का मैं सामान खरीदूंगा, वो एक एग्रीमेंट बन गया। तो बेसिकली एग्रीमेंट क्या होते हैं, एग्रीमेंट का मतलब सिर्फ यही है कि मैं आपके साथ
ये सामान इतने की कीमत पे खरीदूंगा, इस डेट पे खरीदूंगा, ये हमारा एग्रीमेंट हो गया बस। तो एग्रीमेंट किसी के साथ बनता है, वेंडर के साथ बनता है। तो लिखा है एन एग्रीमेंट इज अ लॉन्ग टर्म परचेजिंग एग्रीमेंट। ये लंबे टाइम के परचेजिंग के लिए हम एक एग्रीमेंट क्रिएट कर लेते हैं कि अगर मैं आपसे सामान खरीदूंगा, इतने टाइम तक खरीदूंगा, इतने पेमेंट में खरीदूंगा, एक एग्रीमेंट। देखा नहीं है, रेंट पे रहता है कोई तो रेंट एग्रीमेंट बनता है, होता ना कि बंदा 11 महीने रेंट रह रहा है तो एग्रीमेंट बनेगा। एग्रीमेंट छोटा क्यों नहीं बनता, कौन बता सकता है इसका रीजन? क्या रीजन होता होगा एग्रीमेंट लंबा नहीं बनता, तो छोटा ही बनता है? नहीं पता, मैं बताता हूँ। एग्रीमेंट बड़ा हमेशा, इस एग्रीमेंट का मतलब होता है रेट पे फ्लैक्चुएट करना। अगर मैं आज आपकी कोई चीज खरीद रहा हूँ, चाहे वो 100 200 300 किसी भी रेट पे खरीद रहा हूँ, तो मैंने एक एग्रीमेंट तैयार कर लिया कि ये जो मैं खरीदूंगा ये इतने टाइम तक के लिए खरीदूंगा, इस रेट पे खरीदूंगा, ताकि उसका जो फ्यूचर प्राइस हो उस पर अगर फ्लैक्चुएट होता है तो मुझे फर्क ना पड़े। जैसे आपने देखा होगा गोल्ड हम कहीं पे लेते हैं, बुक करा के आ जाते हैं गोल्ड, है ना। तो हम क्या करते हैं, जैसे 50-55 हजार जो भी है, अभी तो 64-65 चल रहा है शायद, तो हमने एक गोल्ड बुक कर लिया कि हम इस रेट के हिसाब से गोल्ड को लेंगे। तो उस रेट पे जिसपे बुकिंग करी है, बुकिंग अमाउंट है, हो सकता है दूसरे दिन वो बढ़ जाए 3,000, पर हमें उसी अमाउंट पे मिलेगा क्योंकि हमारी बुकिंग हुई है, एग्रीमेंट है उसके साथ। तो ऐसे एक एग्रीमेंट बनाते हैं हम अपना वेंडर के साथ। कैसे बनाते हैं उसका प्रोसेस है, छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। इसका जो क्रिएट करने का टी कोड होता है ME31K। SAP के अंदर आ जाओ, ME31K टी कोड डालो, एंटर मारो। अब यहाँ पे आपको 2-3 चीजें डालनी है। सप्लायर, किस सप्लायर के साथ आप एग्रीमेंट कर रहे हो, तो कोई तो सप्लायर होगा, तो मैंने बोला मेरा ये सप्लायर है जिसके साथ मैं एग्रीमेंट कर रहा हूँ। एग्रीमेंट टाइप अलग अलग होते हैं, सब स्टैंडर्ड होते हैं, इनमें से कोई से भी आप ले सकते हो। तो ये हमारा एग्रीमेंट टाइप है, बाकी इसमें एग्रीमेंट में कुछ नहीं आएगा। परचेज ऑर्गेनाइजेशन, क्या है हमारी परचेज ऑर्गेनाइजेशन? COW, ये हमारी परचेज ऑर्गेनाइजेशन है। किस कंपनी के लिए बना रहे हैं, उसका ग्रुप क्या है, तो मैंने बोला 001, याद होगा आपको, मैंने पढ़ाया था। जीरा कौन से प्लांट के लिए बना रहे हैं? COW1 प्लांट। स्टोरेज लोकेशन, कौन सी हमारी स्टोरेज लोकेशन है, तो ये भी मैंने डाल दिया COW1 स्टोरेज लोकेशन। मटेरियल ग्रुप कौन सा है? BOHA। तो ये 4 चीजें डालनी है, ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, 2 मिनट का काम भी नहीं है डालना। सप्लायर में सप्लायर डालना है, टाइप में टाइप डालना है, डेट डालनी है, एग्रीमेंट डेट, कब से डेट हो रही है, आज से हो रही है, और यहाँ पे एंटर प्रेस कर दोगे। जैसे एंटर प्रेस करोगे तो एक विंडो खुल के आ जाएगी, वो बोलेगा आप एग्रीमेंट बना रहे हो, किस डेट से बना रहे हो, कब से कब तक वैलिड होगा। मैंने बोला 30/1/2024 से एग्रीमेंट होगा। कब तक होगा? मैंने बोला 31/3 कब तक? 2026 तक। ऐसे बना दिया मैंने, एक एग्रीमेंट बना दिया। अब एंटर प्रेस कर दो यहाँ पे। उसके बाद कौन सा मटेरियल है, किसके एग्रीमेंट बना रहे हो, यहाँ पे मटेरियल का नाम डाल दो। तो मटेरियल क्या है आपका जिसका आप एग्रीमेंट तैयार कर रहे हो? तो हमारा मटेरियल है COW1 ना, जरा मैंने बोला हमारा मटेरियल है सपोज ये। क्या शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है उसकी? मैंने बोला वो है मदरबोर्ड का, कि मैं मदरबोर्ड लूंगा आपसे। कितनी क्वांटिटी लूंगा? 40 लूंगा। यूनिट्स क्या होंगी? पीस में लूंगा। किस रेट पे लूंगा? ये लूंगा। बाकी यहाँ पे मटेरियल ग्रुप डाल दो, 2-3 चीजें डाल दो। क्या डाल दो? एक तो अपना प्लांट डाल दो कि किस प्लांट में चाहिए, तो COW1 में ही चाहिए। किस स्टोरेज लोकेशन में चाहिए, इसमें चाहिए। एंटर मार के सेव कर दो। तो जब भी हम किसी पार्टी के साथ एग्रीमेंट बनाते हैं, सिर्फ उसमें 3-4 चीजें याद रखनी होती है कि सप्लायर कौन है जिसके साथ हम एग्रीमेंट बना रहे हैं, उस मटेरियल का नाम क्या है, उसकी डेट क्या है, अमाउंट क्या है, और देन आपका मटेरियल क्रिएट हो जाएगा। तो मटेरियल जो एग्रीमेंट बनते हैं ना, वो लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए बनता है। आपने देखा होगा, मैंने यहाँ पे डेट डाली, कहाँ गए वो, अरे स्किप से एक सेकंड, कहाँ गया ये लिखा हुआ है ना, लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट हमेशा बनते ही लंबे टाइम के तक के लिए है, शॉर्ट टाइम के लिए कभी एग्रीमेंट बनता ही नहीं है। एग्रीमेंट का जो रीजन होता है बनने का, जो एग्रीमेंट बनते हैं ना, वो बनते ही लॉन्ग टाइम के लिए है कि आप 2 महीने 3 महीने 4 महीने 5 महीने के लिए एग्रीमेंट बना लो, ऐसा नहीं होता, लंबे टाइम के लिए एग्रीमेंट बनते हैं।
तो उसमें बस आपको यही चीज़ें डालनी है कि मटेरियल कौन से किसके लिए बना रहे हो, उसकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन क्या है, कितनी क्वांटिटी आप लोगे उससे, किस यूनिट्स में लोगे, यहाँ पे प्राइस डाल देना कौन सा प्राइस पे लोगे। बाकी ये मटेरियल ग्रुप हो जाएगा, प्लांट आ जाएगा, स्टोरेज लोकेशन आ जाएगा। ये बस बेसिक बेसिक चीज़ आपको यहाँ पे डालनी होती है। ये सारे के सारे ये जो लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका अपना प्लांट होना जरूरी है, स्टोरेज लोकेशन होना जरूरी है। अगर आपने अपना सप्लायर बना रखा है तो आपके पास सप्लायर होना भी जरूरी है। तो सप्लायर कहाँ से आए, ये रहा हमारा सप्लायर। अगर ये नहीं बनाया तो आपका फिर ये क्रिएटेड नहीं माना जाएगा। तो लॉन्ग टर्म क्रिएट करना आपको आ गया होगा, बाकी उसको चेंज करना देखना तो इसी से होता है, डिस्प्ले से। देखो कुछ कुछ टी कोड कैसे अच्छे से बने, देखो ME31 के बनाने के लिए, ME32 के चेंज करने के लिए और उसी से देखने के लिए, मतलब आपको ज़्यादा दिक्कत ही नहीं आएगी। जैसे होता है ना MM01, MM02, MM03, आप आधे ज़्यादा तो ऐसे लगा सकते हो, मटेरियल बनाओ, चेंज करो, देखो डिस्प्ले। तो SAP के अंदर ना ये सब स्टैंडर्ड है, बहुत आराम से कर सकते हो। अब आधे से ज़्यादा चीज़ें तो आपको ऐसे ही पता चल जाएंगी, एक बनाओ 2-3 चीज़ें उसी से लिंक्ड हो जाएंगी। इवन मैंने आपको जब ये और वो बनाया होगा, आपने परचेज ऑर्डर देना बताया होगा, तो यहाँ से भी बनता है और यहाँ से भी क्रिएट कर देना तुम लोग, लॉजिस्टिक पे जाके, मटेरियल पे जाके। पता नहीं ऐसे लॉन्ग टर्म से तो कोई नहीं बनाता क्या, परचेजिंग ही रहा, देखो परचेज ऑर्डर, तो यहाँ से क्रिएट, यहाँ से चेंज, यहाँ से डिलीट। ये देखो कैसा है 21, 22, 23 बनाना, चेंज करना, देखना। ऐसे ही ये होता है आपका जब आपने वो बनाया होगा अपना रिक्वेस्ट। देखो ME51 से 1 से बनाते हैं, ME52 से देख चेंज करते हैं और ME53 से डिस्प्ले करते हैं। तो SAP के अंदर ना सारी चीज़ें कैसी होती हैं, आधे से ज़्यादा डिफाइंड होती है। देखो ये रहा बनाना, चेंज करना, देखना, ये तीन ही तो होते हैं। ये रहा ME20, अभी ME पता है ना, ये वाला बनाना, चेंज करना, देखना, किस सप्लायर के साथ, इस सप्लायर के साथ, किस डेट में, इस डेट में। ये रहा यहाँ पे डेट डाल देते, किस डेट में चाहिए, इस डेट में चाहिए, किस जगह से चाहिए, इस जगह से चाहिए, अपना मटेरियल डालो, ग्रुप डालो। तो बेसिकली जो आपके पास ये आउटलाइनिंग एग्रीमेंट होते हैं, ये लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए होते हैं, प्राइस वाइज डाल के सेव कर लेना इनको। बट जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये सारे के सारे टॉपिक्स वो टॉपिक्स हैं जो आपको कम से कम 3 से 4 साल के बाद एक्सपीरियंस में काम आएंगे। अभी जो आपका एक्चुअल में काम आने वाले टॉपिक्स हैं वो क्या हैं, वो हम बहुत पहले डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, उनको फिर डिस्कस करेंगे, बट अभी नहीं, फिलहाल बाद में। क्योंकि इसके बाद जब आप प्रैक्टिस करोगे तो फिर आपके मॉक होंगे, फिर आप इंटरव्यू के लिए तैयारी करोगे, रिज्यूमे बनेंगे, तो वो भी टाइम आपके पास चाहिए आपको कम से कम। तो जितना जल्दी है इन चीज़ों को वाइंड अप कर लो, ताकि फिर हम फर्दर टाइम रहे आगे की चीज़ों के लिए। कल की क्लास मिस मत करना, कल का क्लास मैं आपको कराऊंगा वेंडर रिटर्न प्रोसेस का, और फिर इसके बाद आपको जो भी मॉक टेस्ट की तैयारी है या आपको रिज्यूमे कोई भी चीज़ें हैं उसके बाद चल लेंगे। तो आज हमने शीट नंबर 9 तक मैंने आपको समझा दिया, इसको पूरा प्रैक्टिस करना।